नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संतोष दास पीजी कॉलेज, कालीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान इस विषय वस्तु के अंतर्गत इसके पहले हमने देखा कि शिक्षा में जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत जो बुद्धि का सिद्धांत चल रहा था। बुद्धि क्या है, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें एक कारक सिद्धांत बिनेटर्न स्टर्न का आपने पढ़ा, द्विकारक सिद्धांत को आपने देखा स्पीयरमैन का, बहुखंड या बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का हमने देखा, समूह कारक सिद्धांत हमने थर्स्टन का पढ़ा। अब हम ये देखेंगे क्या वास्तव में बुद्धि थर्स्टन या अन्य जो अब तक हमारे मनोवैज्ञानिकों ने उसके विषय में बताया, सामान्य योग्यता, मानसिक योग्यता आदि के रूप में, क्या वही ठीक चीजें किसी क्रम के रूप में चल करके आगे बढ़ती रहती हैं। सामान्य योग्यता जिसमें संपूर्ण रूप से सब में कॉमन होती है, बिना सामान्य योग्यता के हम कोई कार्य कर नहीं सकते। इसी को फिलिप बर्नर ने 1960 में माने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी हायरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि जो बुद्धि होती है वह वास्तव में सबसे पहले उसमें जो योग्यता होती है वह सामान्य योग्यता होती है, और सामान्य योग्यता इतनी व्यापक होती है कि वह समस्त प्रकार की मानसिक कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है। बिना सामान्य योग्यता के हम किसी भी कार्य को कर नहीं सकते। इसलिए जो जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, सामान्य कारक जो है वह समस्त मानसिक क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। कहते हैं कि जो सामान्य मानसिक योग्यताएं हैं या जो जी फैक्टर है, सामान्य कारक हैं, ये एक क्रम में चलते हैं, इनका एक सीक्वेंस होता है, एक आकार होता है, एक श्रेणी होती है, सीरियल होती है। इस सीरियल में क्या करते हैं, कहते हैं सबसे पहले जो सामान्य कारक होता है वह कुछ मुख्य कारकों में विभाजित हो जाता है। मुख्य कारक फिर गौण कारकों में, माइनर फैक्टर में तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं, और वे माइनर फैक्टर भी कुछ विशिष्ट समूह कारकों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सामान्य कारक है, जनरल फैक्टर, वह कुछ मुख्य समूह कारकों में, जिसको शाब्दिक व शैक्षिक प्रयोगात्मक व निष्पादन के रूप में देखते हैं, और फिर यह शाब्दिक और शैक्षिक प्रयोग निष्पादन या जो मुख्य समूह कारक है यह पुनः विभाजित होता है लघु समूह कारकों में। लघु समूह कारक में शाब्दिक, आंकिक, स्थानिक, और इसके अंतर्गत भी शाब्दिक, आंकिक और स्थानिक के रूप में यह लघु समूह कारक अर्थात माइनर ग्रुप फैक्टर ये बन जाता है। फिर यह माइनर ग्रुप फैक्टर जो है यह विशिष्ट समूह कारकों में विभाजित होता है। जैसे माने प्रत्येक में आप देखेंगे इसके कई भाग हो जाते हैं। जितनी प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, मानसिक क्रियाएं होती हैं, उतने प्रकार से यह जो बुद्धि का कार्य होता है, जो किसी कार्य को करने के लिए होता है, तर्क है, चिंतन है, शब्द है, गणना है, खेल है, मनोरंजन, संगीत, नृत्य, कला, वाक्पटुता या प्रत्यक्षीकरण, कला, संगीत, नृत्य, वादन, लेखन, वाचन, समायोजन, सृजनात्मकता के साथ साथ जैसे कोई व्यक्ति कृषि करना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई अच्छा लेखक बनना चाहता है, कोई व्यवसायिक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो इस प्रकार से जो उसके अंदर विशिष्ट कारक होंगे, जो विशिष्ट तत्व होंगे, उसके ही द्वारा वह व्यक्ति उस महान अपने चिंतन में समर्थ होता है। अपनी उसी योग्यता के बल पर वह उस प्रकार के कार्यों को सीख पाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे निम्न कारक जिसको विशिष्ट कारक रूप में मानते हैं, यह विशिष्ट कारक कहीं न कहीं किसी लघु समूह कारक में रहता है। लघु समूह कारक किसी न किसी मुख्य समूह कारक का हिस्सा होता है, और मुख्य समूह कारक के जो कारक होते हैं वे सामान्य कारक के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो जनरल फैक्टर होता है, जो सामान्य कारक होता है, यह मुख्य रूप से सबसे पहले मुख्य समूह कारक में विभाजित होता है, जिसको हम मेजर ग्रुप फैक्टर कहते हैं। अब मेजर ग्रुप फैक्टर का प्राय क्या है, यानी जो जनरल फैक्टर होता है यह मूल रूप से शाब्दिक व शैक्षिक, प्रयोगात्मक व निष्पादन, इन दो भागों में विभाजित होता है। इसके अंतर्गत क्यों होता है, क्योंकि कुछ चीजें वर्बल होती हैं, शाब्दिक होती हैं, बोली जाती हैं, जिसको कहा जाता है, भाषा में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा होता है शैक्षिक, जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल, शिक्षा से संबंधित चीजें होती हैं। तो जो भी मानसिक क्रियाएं होंगी या तो वे भाषा की शैली में होंगे, बोलचाल में होंगे, या वे शैक्षिक दृष्टिकोण से किसी पठन पाठन संबंधित होंगे, या प्रयोगात्मक व निष्पादक रूप होंगे, व्यवहारिक रूप से जिसको हम करते हैं या करके सीखते हैं,
या सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करते हैं। योगात्मक रूप होता है निष्पादन, जिसके द्वारा हमें कुछ प्राप्ति होती है, जिससे कुछ हमें अचीव होता है, जिसके द्वारा हमें कुछ रिस्पांस मिलता है। इस तरह से जो निष्पादक चीजें होती हैं, जो ऐसा हमारा परफॉर्मेंस होता है, उसके आधार पर एक सामान्य कारक या जो मानसिक योग्यताएं जनरल फैक्टर के अंतर्गत होती हैं, वे मेजर फैक्टर में चेंज हो जाती है। इसके बाद जो शाब्दिक व शैक्षिक जो हमारे दोनों कारक हैं, मुख्य कारक, ये पुनः शाब्दिक, आंकिक और स्थानिक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अंदर लक्ष्य समूह कारक में विभाजन हो जाता है, प्रयोगात्मक निष्पादक को भी शाब्दिक, आंकिक और स्थानिक। इस तरह से जो मुख्य समूह कारक है वह शाब्दिक व शैक्षिक, प्रयोगात्मक और निष्पादन के रूप में पुनः शाब्दिक, आंकिक, स्थानिक, शाब्दिक, आंकिक, स्थानिक के रूप में वह विभाजित होता है, अर्थात इसकी श्रेणी में चलाता है। और पुनः जो लक्ष्य समूह कारक शाब्दिक, आंकिक, स्थानिक, शाब्दिक, आंकिक, स्थानिक है, यह विशिष्ट समूह कारकों में बढ़ता है। जैसे आप देखेंगे इस शाब्दिक, आंकिक के अंतर्गत सब में देखिए कुछ ना कुछ विभाजन होता चला जा रहा है, अर्थात इसमें तमाम प्रकार के विशिष्ट समूह कारक आने शुरू हो गए। यानी जितने भी व्यक्ति के अंदर चिंतन करने की क्षमता होती है, अपने जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक जो कुछ वो सीखता है, जो कुछ भी किसी क्षेत्र में कार्य करता है, जो भी उसके अंदर की कुछ कल्पनाएं होती हैं, जो कुछ भी चिंतन होता है, जो कुछ भी उसके अंदर तर्क की क्षमता होती है, सृजनात्मक शक्ति होती है, या सामान्य रूप से देखा जाए समाज के साथ उसका समायोजन की शक्ति होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है, या पारिवारिक दायित्व की बातें होती हैं, यानी ये हर चीजें क्या हैं, एक विशिष्ट कारक होती है। व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है, उस कार्य को करने के लिए अगर उसमें वह थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके अंदर वह विशिष्ट कारक होगा, जिसके आधार पर उसे सफलता मिलती है। लेकिन वे विशिष्ट कारक भी अकेले किसी कार्य को करने में सफल नहीं होते हैं। उसके लिए चाहे वह शाब्दिक, आंकिक, स्थानिक के रूप में से किसी तीनों में से एक के भाग में जरूर उसका सम्मेलन होगा, समायोजन होगा। और ये जो होती है शाब्दिक, आंकिक, स्थानिक, वे किसी न किसी मुख्य समूह कारक के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, उनका उसके अंतर्गत एक तरह से सम्मेलन होता है। इसी तरह से जितना भी मुख्य समूह कारक होता है वह सामान्य कारक के हिस्सा बनते हैं। तो वर्णन के द्वारा यह कहने का प्रयास किया गया कि जो बुद्धि होती है वह मुख्य रूप से एक श्रेणी में चलती है, एक शरीर में चलती है, एक अनुक्रम में चलती है। और उस अनुक्रम में जो सामान्य कारक होता है ये सर्वव्यापी होता है। उसके बाद जो मुख्य समूह कारक होता है उसका एक भाग होता है जो दो भागों में विभाजित होता है। फिर जो मुख्य समूह कारक होता है वह कुछ लघु समूह कारकों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम आंकिक, शाब्दिक और स्थानिक रूप में जानते हैं। फिर लघु समूह कारक जो होता है वह विशिष्ट समूह कारकों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप तर्क, चिंतन, कल्पना, शब्द, गणना, खेल, मनोरंजन, संगीत, नृत्य, कला, वाक प्रथा, प्रत्यक्षीकरण, कला, संगीत, नृत्य, वादन, लेखन, वाचन, समायोजन, सृजनात्मकता, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। खेल कूद है, दौड़ भाग है, पढ़ना है, लिखना है, किसी चीज को सुनना है, सीखना है, समायोजन करना, प्रत्यक्षीकरण करना है, या जीवन के तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं जिस क्षेत्र में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का प्राय कि जो भी कुछ क्षेत्र में हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारे उस कार्य की समस्या के लिए जो हमारी योग्यता उसमें उपयोग में आती है, वही योग्यता सबसे पहले विशिष्ट कारक के रूप में होती है। फिर वह विशिष्ट कारक क्रमशः वह लघु कारक, मुख्य कारक के तहत चलते चलते सामान्य कारक, अर्थात जितनी हमारी सोचने की, समझने की या सामान्य योग्यता होगी उसके आधार पर हम सोचते हुए, सीखते हुए विशिष्ट रूप से अपने उस दायित्व का निर्वहन कर लेते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसलिए बुद्धि केवल एक यूनि फैक्टर नहीं है या टू फैक्टर नहीं है, ये मल्टी फैक्टर नहीं हो सकती, और ना तो यह कोई एक समूह होता है, बल्कि यह अनेक प्रकार के जो कारक हैं उन कारकों में से वह किसी न किसी मुख्य कारक का हिस्सा होते हैं। मुख्य कारक भी लघु कारक का हिस्सा होता है और लघु कारक भी कहीं न कहीं किसी विशिष्ट कारक का हिस्सा होता है। इस तरह से यह जो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत हिरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बताया गया, यह बताने का प्रयास करता है किसी भी सामान्य कारक को जब तक हम अपने यूज में नहीं लेंगे, अगर हमारे अंदर वह क्षमता सामान्य योग्यता की नहीं है, तो हम किसी प्रकार के कोई भी दक्षता विशेष रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सामान्य कारक जितना ही, सामान्य योग्यता जितनी ही हमारे अंदर अधिक होगी, प्रभावी होगी, उतना ही कार्य करने में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। और वही सामान्य बुद्धि के आधार पर ही, सामान्य योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति अपने क्षेत्र का, अपने चयन का, अपने जीवन का, वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसमें वह अपना चयन करता है, सिलेक्शन करता है और उसमें दक्षता, प्रवृत्ता को प्राप्त करता है। इसलिए पदानुक्रमिक सिद्धांत वर्णन का यही बताता है कि
कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने विशिष्ट कारकों को पूर्ण करने के लिए, विशेष योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए हमें एक क्रम में चलना पड़ेगा। हमें अपने उन लक्ष्य समूह कारकों को समझना पड़ेगा, वो किसके अंतर्गत, किस मुख्य समूह कारक के अंदर है उसको देखना पड़ेगा, जिसके तहत हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि सामान्य कारक सर्वव्यापी होता है। ये समस्त प्रकार की जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं उन समस्त मानसिक क्रियाओं में यह सम्मिलित होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें।